ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को गुड इवनिंग। फाइन। आज जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका मैटर वेव के बारे में। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है। इस पूरे चैप्टर में देखा जाए तो हमने पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस किया। हमने पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस किया। ठीक है। हाँ, ये लास्ट लेक्चर है देखा जाए तो इस चैप्टर का। आओ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा है ये वाली टॉपिक। रेडिएशन के दो नेचर होती है। कौन कौन से दो नेचर होते हैं? पहला जो नेचर है वो कौन सा नेचर है? वेव नेचर। वेव नेचर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया ये सारी चीजें। दूसरा जो नेचर है वो है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर दूसरा टॉपिक है, पार्टिकल नेचर। ठीक है। अच्छा, रेडिएशन का मतलब क्या है? लाइट। अगर लाइट के दो नेचर हो सकती है, ध्यान से सुनना, अगर लाइट के दो नेचर हो सकती है, एक है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो डी ब्रोगली या फिर डी ब्रॉय ने ये कहा था कि अगर लाइट के दो नेचर हो सकती है तो मैटर के भी दो नेचर होंगे। ये जो मैटर है इसके भी दो नेचर होंगे। इसके भी दो नेचर होंगे। कौन कौन सा? एक तो होगी पार्टिकल नेचर और दूसरा होगा वेव नेचर। वेव नेचर। ठीक है। अगर लाइट के दो नेचर है, ध्यान से देखो, रेडिएशन के अगर दो नेचर है, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर कहाँ पढ़ा हम लोगों ने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो मैटर, मैटर का मतलब समझ में आ रहा है? मैटर क्या होती है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है। अगर कोई भी पार्टिकल है जिसकी मास है और वो कुछ वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, मतलब मोमेंटम है उसके पास, तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी। और यही चीज किसने बताया था? डी ब्रोगली या फिर डी ब्रॉय ने बताया था। ठीक है। मतलब मैटर का हमें वेव नेचर के बारे में डिस्कस करना है इस आज के लेक्चर में। ठीक है। और ये किसने बताया था? इन्होंने बताया था, डी ब्रोगली ने। वेव नेचर ऑफ मैटर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। हम इस पूरे चैप्टर में आज के टॉपिक में, आज का जो टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि मैटर के दो नेचर होती है, ये पढ़ेंगे हम। मैटर के दो नेचर होती है, ये पढ़ेंगे। पहला कौन सा है आज? एक तो होती है वेव नेचर। वेव नेचर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, जिसके बारे में हमें पता होता है। पार्टिकल नेचर अब जल्दी जल्दी डिस्कस करके खत्म करते हैं। वेव नेचर ये एक हाइपोथेसिस है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोला गया। स्टेटमेंट क्या है ये सब चीज मैं लिखा दूंगा आराम से, नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है। ध्यान से देखना, ये सारी इंफॉर्मेशन कब की बात है? और इसी के लिए इनको 1929 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। ये सब चीज तो आपको पता होगा, ध्यान से देखना। अगर कोई पार्टिकल है, ध्यान से सुनो, इनका कहना था कि अगर कोई मैटर है, मैटर है मतलब उसकी मास होगी और ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसके साथ मोमेंटम कितनी होगी? मोमेंटम हो जाएगी मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम कितनी होगी? मास इंटू वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है तो उससे उसके पास मोमेंटम होगी। ठीक है। और इससे एसोसिएटेड एक वेव जनरेट होता है। इससे एसोसिएटेड एक वेव जनरेट होगी। और जिसकी वेवलेंथ जो होती है, जिसकी वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? वेवलेंथ होती है h बाई पी। किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था या फिर डी ब्रॉय ने बताया था। h क्या है इसमें? h होती है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें पता होती है कितनी है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। और p होती है मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। और इसको सॉल्व करोगे तो वेवलेंथ जो आएगी वो किस में आएगी? मीटर में आएगी। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर में होगी। इसकी यूनिट होगी मीटर में। ठीक है। और इस ये जो वेवलेंथ है, ठीक है, मैटर की जो वेवलेंथ है, इसी को हम बोलते हैं मैटर वेव। मैटर वेव, इसी को हम बोलते हैं मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव बोलते हैं, या फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोलते हैं इसको। डी ब्रोगली, डी ब्रोगली या फिर डी ब्रॉय वेव भी बोलते हैं, वेव लेंथ भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है तो हमें वेव दिखना चाहिए, लेकिन हमें वेव नहीं दिखती है। ठीक है। इनका कहना था कि अगर कोई पार्टिकल है
ठीक है, कोई मैटर है अगर वो मूव कर रही है तो वो पार्टिकल नेचर तो पता ही है, क्योंकि वो पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन उससे एसोसिएटेड जब कोई पार्टिकल कोई मैटर मूव करेगी तो उससे एसोसिएटेड एक वेव भी जनरेट होता है। वो भले ही हमें दिखे ना दिखे, वो डिपेंड करता है हमारी आंखों के ऊपर। ठीक है, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर कि हम उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई पार्टिकल या कोई मैटर अगर मूव कर रही है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव जनरेट होती है, और उसी पर्टिकुलर वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर कोई मैटर है जो मूव कर रही है, मतलब उसके पास मोमेंटम है, अगर कोई मैटर है जो मूव कर रही है जिसके पास मोमेंटम है, तो उससे एसोसिएटेड जब कोई मैटर मूव करेगी तो उससे एसोसिएटेड एक वेव जनरेट होगी, जिस वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव बोलते हैं। डी ब्रोई वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, डी ब्रोगली बोलो या डी ब्रोई बोलो, एक ही बात है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? और फॉर्मूला क्या होती है इसका? फॉर्मूला है आपका ये, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए, क्वेश्चन अगर देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी पूछा जाता है। जैसे कि कोई अगर पार्टिकल है या फिर कोई भी मैटर है जिसकी मास m है, सोच के देखो, इसकी मास m है और ये कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, इसको मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर भी m से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी m से मल्टीप्लाई करो। अगर इस टाइप से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m। इसी को हम चाहे तो एम वी बाय 2m लिख सकते हैं और इसके स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो जरा, एम वी मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है? मोमेंटम। तो मोमेंटम की स्क्वायर बाय 2m, और यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोमेंटम की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m के ई लिख सकते हैं, वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना है तो ये फॉर्मूला आती है 2m के ई। बस खत्म, इतना ही तो था। ये सबसे छोटा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी दिखाऊंगा ग्राफ से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज देखेंगे। तो यहां से अगर मैं वेवलेंथ को ऐसा लिखूं, h अपॉन मोमेंटम को अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2m के ई, वेयर के ई इज काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आ रहा हो? पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहला फॉर्मूला ये याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। अब तीसरा जो फॉर्मूला याद रखना है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, अगर काइनेटिक एनर्जी को अगर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल के टर्म्स में अगर लिखना चाहें, ठीक है, पिछली क्लास में यहां पे लिखता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को, पिछली क्लास में हम लोगों ने ऐसा देखा था ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये फॉर्मूला भी तो होती है, ठीक है। बस आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। देखो, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये कौन सी पोटेंशियल है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्यू क्या है? चार्ज, चार्ज। वी क्या होती है? पोटेंशियल, या फिर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोल दो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मूला को हम ऐसा करके भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। पोटेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं, चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, अब देखो जरा, अब देखना जरा, तो मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। अगर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेवलेंथ कितनी होगी? लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है? एच की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये डाल देना, अंडर रूट ऑफ 2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है? 9.1 इंटू 10⁻⁻³ केजी। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू पोटेंशियल। अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा जो आएगी, इसी को हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 150 बाई वी, 150 बाई वी।
ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 मीटर आती है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो √150। ये सब चीज याद नहीं रखना है। ठीक है, इसको लिख देंगे हम एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे एंगस्ट्रॉम में। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लैम्डा की वैल्यू 12.2 √v, जिसमें वेवलेंथ क्या होगी, एंगस्ट्रॉम में होगी। और v क्या है, वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। इसमें v क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये क्या पोटेंशियल है, याद रखना, ये सब क्या पोटेंशियल। कितनी वोल्टेज, ये सब क्या पोटेंशियल है। आप ये फॉर्मूला याद रखो या फिर ये फॉर्मूला याद रखो। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता देता हूँ, 12.27 होती है। 12.27 इतना आ जाएगा, बस ये वैल्यू याद रखो, फॉर्मूला सारे बन जाएंगे। तो फिर फॉर इलेक्ट्रॉन, स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला याद रख लो, 12.27 √एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और ये हो जाएगी एंगस्ट्रॉम में, ये हो जाएगी एंगस्ट्रॉम में। पोटेंशियल वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, एंगस्ट्रॉम में। अच्छा, एक चीज देखो जरा, एक ग्राफ पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, पहले दे देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखो। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन, क्या होती है, एच अपॉन पी, या फिर एम वी बोल दो, या फिर एच अपॉन √2m के ई बोल लो, या फिर एच अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिखेंगे चार्ज इनटू पोटेंशियल। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैम्डा इज, ऐसा लिख सकते हैं, एच भी कांस्टेंट है √2m, और चार्ज भी कांस्टेंट है इनटू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/v भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √v, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इन दोनों के बीच का अगर ग्राफ देखा जाए, इन दोनों के बीच का वेवलेंथ और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में अगर ग्राफ बनाया जाए, इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसा होगा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली ग्राफ है। यहाँ पे मैं लेता हूँ √v, ये क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और यहाँ पे लेता हूँ वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ लेता हूँ, इसकी ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगी, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगी। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ अगर याद है, देखो जरा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, आपको बताना है इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन पूछा गया था, जरा देखते हैं, ये वाली क्वेश्चन देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो जरा, इस ग्राफ का आंसर बताना मुझे। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसमें से कौन सी ग्राफ सही होगी, इसमें से कौन सी ग्राफ सही होगी। यहाँ पे मोमेंटम है, यहाँ पे वेवलेंथ है, मोमेंटम वेवलेंथ, मोमेंटम वेवलेंथ, मोमेंटम वेवलेंथ, कैसे निकालेंगे हम। तो देखो जरा, हमें पता है कि वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, एच अपॉन पी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एच तो कांस्टेंट होती है और मोमेंटम तो वेरी करती है वेलोसिटी के ऊपर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम बोल सकते हैं। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जब भी ग्राफ हो, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि वेवलेंथ है, यहाँ पे मोमेंटम है, इसकी ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगी। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो जरा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो 2012 में पूछा गया था। आंसर ही पेस्ट कर देता हूँ, देखो जरा क्या क्वेश्चन है। स्टेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है बताओ जरा, उसने क्या बताया था। वेवलेंथ, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है, कोई पार्टिकल या फिर कोई भी मैटर अगर मूव कर रही है विथ सम वेलोसिटी v, देन इट पोजेस व्हाट, मोमेंटम। ठीक है, अगर कोई भी मैटर का अगर मोमेंटम है, तो उससे एसोसिएटेड जो वेव होगी, ठीक है, उस वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, h अपॉन एम वी।
इसी को अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस द एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मैटर मूविंग विथ गिवन वेलोसिटी कैन डिस्प्लेस द वेव लाइक प्रॉपर्टीज, मतलब उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी, ठीक है। और कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, मतलब वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं इसको। और प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन में देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन है क्या, कुछ दिखाता हूँ मैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखो जरा एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी है, एक क्वेश्चन तो ये भी है, देखो क्या दे रखा है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ इसको। देखो जरा यहाँ पे क्या दे रखा है, an electron and a proton have the same kinetic energy, which one of the two has the largest de Broglie wavelength and why? हमारे पास क्या क्या है, देखो जरा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के ई और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के ई है। Which one of these two has higher wavelength and why? ध्यान से देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे लिखते हैं, हमें पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखा जाए तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के ई लिखा जाएगा, के ई। लेकिन दोनों के लिए देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, h की वैल्यू भी सेम है, 2 भी कांस्टेंट है, अंडर रूट भी कांस्टेंट है, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मास के लिए। ये कैसे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ जो होगी वो किसके ऊपर वेरी करेगी, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दी वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे आ जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दी अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमें पता है, या फिर ऐसा बोल लो ना, इतना सारा चीज रेशियो तो पूछा भी नहीं गया, हम बेकार में इतना कुछ सोच रहे हैं। हमें पता है कि मास सबसे कम किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ, देखो ये पूछा गया है, ये किसकी ज्यादा होगी, ये किसकी ज्यादा होगी, जिसकी मास कम होगी, जिसकी मास कम होगी उसकी ज्यादा होगी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती है। हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन से, तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग प्रोटॉन, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम बोलेंगे, ठीक है। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसकी मास कम होगी। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन से, ये हमें पता है, ठीक है। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग प्रोटॉन, ऐसा बोल सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है, आराम से धीरे धीरे करके देख लेना, यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अगर रेशियो पूछा होता है तो रेशियो भी निकाल सकते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए, मास की रेशियो पता होनी चाहिए बस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये तो समझ में आ रहा होगा आराम से, कोई नहीं, कर सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आ जाइए। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 ग्राफ के टर्म्स में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं एग्जाम से पहले, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट ऑफ वी, इसमें क्या लेंगे, एंगस्ट्रॉम में लेंगे। ये कर्व कैसी होगी, हाइपरबोला होगा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्या ये विजिबल है, एक सेकंड में जरा चेक करूं, ब्राइटनेस तो ज्यादा नहीं है। अब सही है ना, हम्म, अब सही है, तो डार्क आ रहा है, कोई नहीं। चलो इतना रहने देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ये सब तो कर लोगे आराम से, ये सब भी कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ थियरी पोर्शन है क्या इसमें जो एग्जाम में पूछा गया है?
देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया ये वाले, इसको भी डाल देता हूँ इसी टॉपिक के अंदर, एक बार देख लेना इसको भी। इसमें क्या बोला गया देखो, राइट दी 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर in photoelectric effect which cannot be explained on the basis of wave theory of light but can be explained only using Einstein's equation. ठीक है, photoelectric effect is instantaneous process, there is no emission of electron if the frequency of incident light is below a certain frequency known as threshold frequency. उसके बाद क्या है, kinetic energy of emitted electron is found to be independent of intensity of radiation, intensity of incident light. ये सारे तो important है, वो तो याद ही रखना है, ये सब इसको रहने दो, आप एग्जाम से पहले देख के जाना है ये सब। और कुछ है क्या, ये क्वेश्चन अभी अभी कर लिया। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वेलोसिटी व्हिच वन हैज ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये अभी अभी किया था हम लोगों ने, इसको भी डाल देता हूँ यहाँ पे, नोट्स मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, और कुछ है क्या इंपॉर्टेंट जो इसमें पढ़ना है? हाँ ना ना, ये सब तो कर रखा है हमने, ये सब भी कर रखा है, 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 ये सब भी हो रखा है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है? यूजिंग फोटो लेके, चलो ये सब तो हो जाएगी, आराम से कर लोगे, कोई नहीं। डी ब्रोगली वेवलेंथ के टर्म्स में देखो, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू दी सेम पोटेंशियल व्हिच वन ऑफ दिस टू हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, लेस काइनेटिक एनर्जी, ये आप देख लेना, आराम से कर लोगे, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन है इसमें। एक क्वेश्चन कराना था मुझे, ये वाली क्वेश्चन करते, आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। लास्ट कब पूछा गया था देखो, 2010 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2010 में पूछा गया था। एक बार देखते हैं जरा, देखो जरा, इसमें क्या बोला गया, ए अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल। एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, ध्यान से देखना, एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, अन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल, इसको भी पोटेंशियल V अप्लाई किया गया, इसको भी पोटेंशियल V अप्लाई किया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल और रेशियो ऑफ प्रोटॉन। आपसे क्या निकालने को बोला गया, आपसे निकालने को बोला गया डी वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन पूछा गया, यही पूछा गया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये पूछा गया, क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि लैम्डा, देखो जरा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लैम्डा जो होती है, लैम्डा इज h अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी के बाद हम लिखा जाए तो चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हमने इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिख रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना, h दोनों के लिए कांस्टेंट होगी, पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, मास अलग अलग है, चार्ज अलग अलग है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m इंटू क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो जरा, ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, नीचे क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये आ जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब सोच के देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको चाहे तो सिंपल करके ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू अंडर रूट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको बस मास का रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ये अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन को, क्या नहीं पता, हमें ये पता होना चाहिए कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होती है वो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है वो ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाते। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगी, 1/4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू
और ये हो जाएगी चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हो जाएगी 1/2, मतलब ये हो जाएगी √1/2। इसी को हम लिख सकते हैं 1/8, √8 लिखो या फिर 1/2√2 लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2√2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2√2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2√2। कर लोगे आराम से, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है वो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होती है, मास ऑफ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होती है वो ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होती है, तभी आप कर पाते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये कर लेना एक बार। और कुछ है क्या? ये सब तो कर लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सब भी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, कर लोगे, कर लोगे। थियरी में लिखने के लिए कुछ दे दूं क्या? ये तो हो जाएगी, आप कर लोगे, ये भी कर लोगे, करा चुका हूँ, करा चुका हूँ, बस खत्म। अब आ जाओ, मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो जरा, एनसीईआरटी वाली क्वेश्चन देखेंगे हम अब। अब ध्यान से देखना, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ तो ये सारे क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए स्पीड इतनी, अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड। देखो इसका आंसर तो मैं वहां से कॉपी करके डाल दूंगा, सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, सिर्फ वैल्यू लिखूंगा मैं, आप बाकी का आंसर आप खुद सॉल्व करोगे इसको। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज एन डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, सोच के देखो। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है, 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमारे पास एक बॉल है, ये क्या है, बॉल जिसकी मास है 150 ग्राम, 150 ग्राम, और ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब देखो जरा, इससे एसोसिएटेड जो वेव होगी, वेव का फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन एम वी। मोमेंटम बोल दो, एच अपॉन, एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बोलेंगे। मास कितनी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है कितना होती है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है, 31 केजी। और वेलोसिटी कितनी है, 5.4 इंटू 10⁶। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका वेवलेंथ आ जाएगा। वेवलेंथ, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगी तो कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी, जो उससे एसोसिएटेड जो वेव होगी, ठीक है, वो वेव तो प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन उसकी जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगी 0.135 मीटर, ये आ जाएगी 0.135 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा ये, अगर जब एक बॉल मूव कर रही होगी, जब एक क्रिकेट की बॉल जिसकी मास है 150 ग्राम, अगर ये मूव कर रही होगी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी होगी, जब ये मूव कर रहा होगा तो इससे एसोसिएटेड जो वेव होगी, इससे एसोसिएटेड जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन पी बोलो या एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास कितनी दे रखी है, 150, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। वेलोसिटी कितनी है, 30। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.47 इंटू 10⁻34, 1.47 इंटू 10⁻34, ऐसा कुछ तो आता है। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे सिर्फ हमें कंपेयर करना है, ध्यान से देखो, ये वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ क्रिकेट बॉल से, तो हमें ये, हम इसको देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते। ठीक है, ये भी हम कैसे देख सकते हैं, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सब में डाल के हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसको तो हम देख ही नहीं पाएंगे किसी भी, क्योंकि ये वेवलेंथ जो है बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि हमें दिखेगा दिखेगा भी नहीं।
क्या ये बात समझ में आ रहा है? बस कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। हम्म। हम्म। एक क्वेश्चन तो ये भी है। खत्म करते हैं इसको, छोटा सा टॉपिक है बस, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। देखो, एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन है? तीन पार्टिकल है। कौन है? एक तो है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी के ई, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के ई, और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के ई। ठीक है, विच ऑफ दिस पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ किसकी सबसे कम होगी, ध्यान से देखना। ठीक है, वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी, ध्यान से देखो। मुझे पता है कि वेवलेंथ को अगर मैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एच अपॉन पी। चलो इसको लंबा करके लिखता हूँ ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, अंडर रूट ऑफ 2m ke, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, वेवलेंथ h सबके लिए सेम होगा, 2 सबके लिए सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m बोल सकते हैं। अब ध्यान से सुना, जिसकी मास, अच्छा, आपसे इस बार क्या पूछा गया, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? जिसकी मास सबसे ज्यादा होगी, जिसकी मास सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। विच ऑफ दिस पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, सबसे कम, ठीक है, वेवलेंथ किसकी होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसकी होगी जिसकी मास सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मास सबसे ज्यादा किसका होता है, याद करो, सबसे मास ज्यादा किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, सबसे ज्यादा मास किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का। क्योंकि हमें पता है अगर एएमयू के टर्म्स में लिखना चाहे, ठीक है, अगर मैं इसको एएमयू के टर्म्स में लिखना चाहे, ये तो पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होती है वो 4 टाइम्स द मास ऑफ, या फिर ऐसा देखो, ऐसा करके समझो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है, इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻³ के जी के टर्म्स में होता है। इसका कितना होता है, समथिंग इंटू 10⁻27 के जी के टाइम्स, के जी के टर्म्स में होता है। मेरे ख्याल से 1.6 के आसपास होती है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल की जो मास होती है, अल्फा पार्टिकल की जो मास होती है, ये 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। इसकी जो भी मास है उसका 4 गुना ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की होगी। अगर अल्फा पार्टिकल की सबसे ज्यादा मास है तो वेवलेंथ सबसे कम उसी का होगा क्या। और अगर एमयू के टर्म्स में अगर लिखना चाहे तो इसका कुछ तो वैल्यू होता है, जैसे इसकी वैल्यू होती है 1637 के आसपास होती है, और ये होती है 1 AMU के आसपास होती है, और इसको लिखते हैं 4 एटॉमिक मास यूनिट, ऐसा कुछ तो लिखते हैं। ठीक है, 1637 के आसपास ही होती है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जरा। 1631 होती है, 1631 बोलते हैं इसको। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन की मास जो होगी वो कितनी होगी, 1/1631। ठीक है, और प्रोटॉन की होती है 1 AMU, और अल्फा पार्टिकल की होती है 4 AMU। ठीक है, तो इसका आंसर किसका होगा, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, अल्फा पार्टिकल। इसका आंसर होना चाहिए अल्फा पार्टिकल। आ रहा है समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, दिखा देता हूँ मैं। चलो ये वाली देखो जरा, सिंपल सा क्वेश्चन। फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ इट व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। अच्छा, व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि वेवलेंथ जो होती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया, हमें किसके बारे में बोला गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लिखते हैं हम, 12.27 लिखते हैं, 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सलरेटिंग पोटेंशियल। तो और इसकी यूनिट क्या होगी, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100। 100 का रूट कितना होता है, 10, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.227 आ जाएगी, या फिर 1.3 के आसपास आ जाएगी। एंगस्ट्रॉम है क्या कोई? हाँ, 1. ये वाली तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, एंगस्ट्रॉम यहीं तक रहने दो, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो आज का लेक्चर को यहीं पे रखता हूँ। अब अगला जो लेक्चर होगा इस चैप्टर का, इस टॉपिक का जो अगला लेक्चर होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुनना। एक बुक है, एमटीजी का एक बुक आता है, रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक नहीं है, उन्होंने सैंपल पेपर रिलीज कर रखा है। काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे इस चैप्टर के मेरे ख्याल से 70 कुछ क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो मैं वो सारे 70 के 70 क्वेश्चन का एक रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।